नमस्कार दोस्तों, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कृत्रिम गर्भाधान सब्जेक्ट से नॉर्मल स्पर्म। ठीक है, सामान्य स्पर्म क्या होता है, कैसी उसकी संरचना होती है, इसके बारे में आज मैं आप सबको बताऊँगा। ठीक है, तो जो सीमेन होता है, वीर होता है, उसके अंदर कई असंख्य संख्या में, बहुत सारी संख्या में स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन करते हैं ओवम के साथ मिलकर। जो मादा पशु के द्वारा ओवा निकलता है ओवरी से, उससे जाके ये स्पर्म मिलता है और फर्टिलाइजेशन करके भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज हम उसी स्पर्म की संरचना के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से स्पर्म की संरचना होती है। ठीक है, तो जो नॉर्मल स्पर्म होता है यह दो भागों में विभाजित रहता है। ठीक है, एक नंबर फर्स्ट रहता है, इसमें हम बताएं कि सबसे पहला रहता है इसमें हेड और दूसरा भाग रहता है टेल। ठीक है, तो इस प्रकार से दो भागों में विभाजित आपका हो गया है, हेड और टेल। ठीक है, फिर जो टेल होती है वो भी कई भागों में डिवाइड रहती है। ये हेड हो गया, हेड के नीचे नेक वाला पोर्शन रहता है, इसकी नेक रहती है स्पर्म की, इसको मिड पीस भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक से जो नीचे वाला पोर्शन रहता है, ये टेल का पार्ट होता है। ठीक है, इसको कहते हैं मेन पीस। ठीक है, ये मेन पीस पूरा होता है यहाँ तक। ठीक है, ये टेल का पार्ट है पूरा, नेक से यहाँ से लेके हेड के नीचे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, नेक भी टेल के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, और लास्ट वाला रहता है आपका एंड पीस। ठीक है, एंड पीस ये हल्का सा नुकीला भाग रहता है, रेशेनुमा संरचना रहती है, इसको कहते हैं टेल का एंड पीस। ठीक है, तो ये अपन को जान लेना चाहिए कितने पार्ट्स में ये डिवाइड रहता है। ठीक है, और इसी ये क्रम में अभी बात कर लेते हैं कि इसकी लंबाई की। ठीक है, तो जो इसकी नेक की जो लंबाई होती है वो होती है 8.10 माइक्रोन होती है। ठीक है, 8.10 माइक्रोन। और इसके बाद जो टेल का मेन पीस होता है, इसकी लंबाई होती है 40 से 50 माइक्रोन। ठीक है, और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है एंड पीस जिसको कहते हैं, इसकी लंबाई होती है 3 माइक्रोन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सबसे ऊपर जो हेड का पोर्शन होता है, ठीक है, तो इसमें इसके सबसे ऊपरी भाग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक झिल्ली नुमा एक संरचना रहती है। ठीक है, जिसमें लचीली नुमा होती है ये। ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन कहते हैं। ठीक है, और इसमें इसके अंदर हेड के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है एक डीएनए, जिसको कहते हैं अपन जेनेटिक पदार्थ, इसको कह सकते हैं जेनेटिक पदार्थ। ठीक है, इसको जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये क्या करता है, यही ये डिसाइड करता है कि उससे जो भी फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो इसमें उसके जेनेटिक गुण उसके भरे होते हैं फादर के। ठीक है, कि इसमें इसकी संतान किस प्रकार से उत्पन्न होगी, ये डिसाइड करेगा डीएनए। ठीक है, इसी में संतति का ये डिसाइड करेगा, ये तय करेगा कि किस प्रकार की संतति उत्पन्न होगी, क्या उसके गुण रहेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर जो हेड के बाद एक जो पहली परत होती है, इसको कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम में क्या होता है कि एक एंजाइम्स इसमें पाया जाता है एक्रोसोम में। ठीक है, ये ध्यान रखें, एक्रोसोम, इसमें एक एंजाइम्स पाया जाता है जो कि ओवा को भेदता है। ठीक है, ओवा की जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी वॉल होती है, उसको भेदने में ये मदद करता है। जैसे ये ओवा के संपर्क में आता है तो इसके अंदर जो एंजाइम्स रहता है वो निकल के ओवा की वॉल पर लग जाता है, और ओवा में एक परत होती है जिसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा एक ओवा के ऊपर एक परत होती है, जो उसको भेदना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी ये ओवा के अंदर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जो एंजाइम्स निकल के उसको उसकी वॉल पे लग जाता है, वो वॉल जो है गल जाती है जब। ठीक है, तो फिर वो ये स्पर्म जो है उसका ये ओवा के अंदर पहुंच जाता है। ओवा के अंदर केवल इसका इतना ही पोर्शन, हेड वाला पोर्शन ही ओवा के अंदर पहुंचता है, बाकी बाहर रह जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस इसी के अंदर होता है, तो ये जाके उसके न्यूक्लियस से मिलके उसके वो फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है,
तो हेड वाला पोर्शन ही केवल ओवा के अंदर इंटर करता है, बाकी बाहर रह जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो नेक वाला पोर्शन होता है तो इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। जहाँ से नेक स्टार्ट होती है सेंट्रियोल, इसमें विभाजन वगैरह होते हैं, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सब इसमें इसके अंतर में भी होते हैं, नेक में होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक जो माइटोकॉन्ड्रियल शीथ भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करते हैं एंड पीस की। ठीक है, एंड पीस जो होता है बहुत ही छोटा पार्ट होता है, जिसको ये 3 माइक्रोन इसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये स्पर्म को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन और फाइब्रिल पाए जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और फाइब्रिल इसमें पाए जाते हैं, जो कि एक स्पर्म को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसमें एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है। ठीक है, जो स्पर्म को आगे बढ़ाता है। ठीक है, और इसी के माध्यम से इसकी मोटिलिटी जो है वो माइक्रोस्कोप की सहायता से इसकी मोटिलिटी भी अपन पता कर सकते हैं कि कैसे मूवमेंट ये कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे माइक्रोस्कोप से अपन देखना चाहते हैं तो जैसे अपन एक स्लाइड लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक स्लाइड होती है कांच की, आप देखी होगी आप लोगों ने। इस प्रकार से एक कांच की स्लाइड होती है। ठीक है, इस पर यदि अपन को मोटिलिटी पता करना है कि कैसे अपन को देखना है तो माइक्रोस्कोप से कैसे, इस प्रकार से एक कांच की वो होती है। ठीक है, स्लाइड। ठीक है, इस पर क्या करते हैं अपन, स्पर्म जो सीमन होता है, सीमन की एक ड्रॉप इस पर डाल देते हैं, बीच में एक ड्रॉप इस पर डाल देते हैं। या तो अपन सीमन अपने पास, आपने जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमन एक्स्ट्रा यूज करते हैं उसमें से अपन एक ड्रॉप उसमें से ले लेते हैं। इतना ध्यान रखें कि स्पर्म मर ना पाए। ठीक है, इसमें और तुरंत ही इसको चेक किया, जल्द से जल्द चेक करना पड़ेगा, नहीं तो स्पर्म डेड हो जाएगा। लेकिन देख सकते हैं तब भी, लेकिन तब मोटिलिटी नहीं, एक मरा हुआ आपको देख पाएंगे आप उसको। ठीक है, तो एक ड्रॉप इस पर डाल देते हैं सीमन। ठीक है, सीमन की एक ड्रॉप डालने के बाद इस पे लगाते हैं आप एक स्लाइड कवर आता है, वो भी बिल्कुल पतला सा रहता है। ठीक है, चौकोर टाइप का, उसको कवर कहते हैं, स्लाइड कवर। ठीक है, इसको इस प्रकार से डाल देते हैं। जब जैसे ही इसके ऊपर ये कवर डालते हैं तो फिर वो ये जो सीमन है वो पूरी इसमें फैल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से फैल जाएगा ये। फिर इसको फिर माइक्रोस्कोप में अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ और इसमें ध्यान रखें कि ये कवर लगाने से पहले उसमें एक आध 2 ड्रॉप किसी भी स्ट्रेनर डाल देते हैं, जिससे जो स्पर्म उसके अंदर हैं वो कलर्ड हो जाए। मिथाइल ब्लू और भी काफ़ी स्ट्रेनर आते हैं, मिथाइल ब्लू आता है और भी आते हैं, तो उसमें आप 1-2 ड्रॉप उसमें वो डाल देंगे स्ट्रेनर, जिससे वो जो स्पर्म है उसका वो कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, गुलाबी कलर का हो जाता है, किसी में ब्लू कलर का हो जाता है, अलग अलग स्ट्रेनर अलग अलग कलर इसमें देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन स्लाइड एक तैयार करके माइक्रोस्कोप में इसको स्पर्म को भी देख सकते हैं, उसकी मोटिलिटी देख सकते हैं और उसको काउंट भी कर सकते हैं। काउंटिंग का भी उसमें अलग तरीका होता है, किस प्रकार से काउंट, जब अपन सीमन का परीक्षण करते हैं तो एक माइक्रोस्कोपिक परीक्षण भी उसमें आता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण जो होता है वो इसी प्रकार से उसकी मोटिलिटी देखी जाती है कि क्या उसकी मोटिलिटी है, और स्पर्म की क्वांटिटी देखी जाती है कि कितने संख्या में है, और लाइव कितने हैं और डेड कितने हैं। तो ये सब इससे सीमन की क्वालिटी पता चलती है कि किस प्रकार का किस क्वालिटी का आपका सीमन है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन सीमन की मोटिलिटी माइक्रोस्कोप की सहायता से अपन ये सब पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। ठीक है, तो और भी अधिक नोटिफिकेशन इसका पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, जिससे आपको जो वीडियो यहाँ से डाला जाता है वो आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।